हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हेल गार्डन में स्वागत है। हम आ गए बीटीएस नोवेल के एपिसोड नंबर 241 पे। इसमें जियान अपनी स्टैंड को दिखा के सभी के मुंह बंद करने वाला है। अगर इंटरेस्टिंग चीजों को मिस नहीं करना चाहते, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए आ रहे हो तो डेफिनेटली हमें सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहे। चलो अब जानते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। जैसे ही पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, चिंगलिन तुरंत ही अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स का यूज करती है। जैसे ही वो एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन आंखों को देखता है, अचानक से उसकी बॉडी स्टिफ हो गई थी। लेकिन चिंगलिन और डीमन पाइथन की कल्टीवेशन के बीच में काफी बड़ा गैप होता है। इस वजह से कुछ ही समय के बाद एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। तभी काइलिन की ब्लडलाइन काम आई थी। आसमान में काइलिन, जो कि हेवन सोलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है, ऊपर से अपने ब्लडलाइन प्रेशर को एमिट करना शुरू कर देती है। फाइनली काफी मेहनत और मशक्कत के बाद इस डीमन पाइथन को कंट्रोल कर लिया गया था। फिर जियान इसकी गुफा के अंदर जाता है, जहाँ पे उसे हेवन डीमन ब्लड पूल मिला था। ये पूल एकदम स्कारलेट कलर का था। इस एक ही बार पे देखने में मालूम पड़ता है कि इसके अंदर एक टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी एग्जिस्ट करती है। खैर, शुरुआत से हमारे जियान ने कई चुनौतियों का सामना किया है, और क्योंकि उसकी बॉडी को हेवली फ्लेम्स और ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर जैसी चीजें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, वो सीधे ब्लड पूल में एंटर कर गया था। जैसे ही पूल में एंटर करता है, पूल के अंदर से लगातार बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। जियान तुरंत ही अपने पूरे शरीर में एक इंटेंस पेन को फील करता है। उसके लिए ऐसे पेन को इंड्योर करना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी उसकी बॉडी से हेवली फ्लेम बाहर आती है। जो भी ब्लड पूल में इम्प्योरिटीज होती हैं, हेवली फ्लेम का टेरिफाइंग टेम्परेचर उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है, और प्योर एनर्जी हमारी जियान को ऑब्जर्व करने के लिए मिलती है। ये प्रोसेस लगातार 3 दिनों तक चलता रहा था। 3 दिनों के बाद वो 100 फीट चौड़ा ब्लड पूल पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है। अब उसके अंदर बस कुछ सफेद हड्डियां दिखाई देती हैं, और बीच में बैठा हुआ होता है जियान। ये सीन भी कुछ 2 घंटे तक चलता रहता है। अचानक से जियान की बॉडी में से एक फ्लक्चुएशन फैलती है। इसकी वजह से आसपास की हड्डियां एकदम डस्ट में बदल जाती हैं, और जियान की वो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, जो कि 70 फीट पर अटक चुकी होती है, वो भी राइज होनी शुरू हो जाती है। फाइनली जियान इसकी पीक कंडीशन में पहुंच जाता है, यानी कि उसकी हाइट 99 फीट की हो चुकी थी, और जियान 9 स्टार 2 जोन में भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। जियान की इतनी बड़ी एक्टिविटी को काइलिन और बाकी के लोग भी नोटिस कर लेते हैं। इस समय जियान की स्ट्रेंथ वहां तक पहुंच चुकी होती है कि अगर वो अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ साथ क्लाइंट टैटू को भी यूज करता है, तो वो एक 5 या 6 रेंज वाली पीक 2 जोन से फाइट कर सकता है। फिर ये सभी उस हेवन डीमन पाइथन का यूज करके एंशिएंट रीजन स्टेज की तरफ चले जाते हैं। हालांकि जाते समय बीच में कई फैक्शंस दिखाई दिए थे, लेकिन किसी से मिलने जुलने की कोशिश नहीं करते। 2 दिन तक लगातार ट्रेवल करने के बाद ये लोग एंशिएंट रीजन स्टेज पे पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्क्वायर होता है। इस स्क्वायर पे बहुत भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। जियान का ग्रुप जो कि यहाँ पे लैंड करता है, वो सीधा स्क्वायर के मिडिल रीजन की तरफ जाने लगता है। इसके मिडिल एरिया में एक बहुत ही बड़ी स्टेज होती है। इस स्टोन टैबलेट के ऊपर जो भी लोग मौजूद होते हैं, उनकी बॉडी बहुत ही टेरिफाइंग ऑरे को रिलीज कर रही थी, यानी कि ये सभी टॉप एक्सपर्ट्स हैं। स्पेशली जब जियान की आंखें सभी को स्कैन करती हैं, उसे फाइनली वो फिगर दिखाई दे गया था जिसकी उसे तलाश थी। वो स्माइल के साथ अपने पैरों को आगे बढ़ाता है, बट इसी समय में एक आइसी कोल्ड आवाज पूरे स्क्वायर के ऊपर गूंजती है। वो कहती है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहाँ पे पैर रख सको, तुम तुरंत यहाँ से गेट लॉस हो जाओ। अब जियान ऐसी इंसल्ट का जवाब कैसे देने वाला है, चलो हम उसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। स्टोन स्टेज पे फैलने वाली आइसी कोल्ड आवाज कईयों के ध्यान को अट्रैक्ट कर लेती है। जो ये सभी जियान और फंगचिंगर को देखते हैं, सबके चेहरों पर अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं। गू क्लैनिंग के एरिया में जो फिगर अभी तक शांति से बैठा हुआ होता है, फंगचिंगर की आवाज को सुन के उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। वो ग्रीन क्लोथ लेडी, जिसने अपनी आंखें बंद करके अब तक यहाँ पे बस रेस्ट ही किया था, वो प्रिटी आंखें उस किन्हीं से यंग मैन को देखती हैं, जिसने स्टोन स्टेज पे कदमों को आगे बढ़ा दिया है। एक मोमेंट के लिए वो स्टार्टल्ड हो गई थी। तुरंत ही उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। वो कहती है, बिग ब्रदर जियान। साइड में खड़ा सिल्वर रोडमैन बोलता है, हाँ, लगता है जियान को ट्रबल का सामना करना पड़ रहा है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब और जियान के बीच में गरज है। जब इस बंदे को ध्यान से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि कोई अनफेमिलियर नहीं है। ये गू क्लैनिंग के उन 4 ग्रेट जनरल में से एक है, जो कि जियान के साथ हेवली 2 में ट्रेन कर रहे थे। इसका नाम होता है गो हुआ। इन शब्दों को सुन के जूनर की बहुत सिमट जाती हैं। उसकी वो ब्राइट आंखें देखती है फैंगचिंगर को। जूनर कहती है, हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गई है। गू चिंगांग हंस के बोलता है, चिंता मत करो, मुझे लगता है कि हमारे इंटरवीन करने से पहले ही जियान इस मैटर को रिजॉल्व कर लेगा। उसकी सेंसेस के हेल्प से वो ऑलरेडी पता लगा पा रहा था कि इस समय जियान की स्ट्रेंथ ऑलरेडी 9 स्टार 2 जोन पे पहुंच चुकी है। हालांकि फंगचिंगर का ऑरा थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन जियान उस गुया को भी हरा पाया था, जो कि 8 स्टार 2 जोन के पीक पे पहुंच चुका होता है, और तब जियान की स्ट्रेंथ बस 5 स्टार 2 जोन पे थी। तो फिर अब कुछ कहने की तो जरूरत ही नहीं है। जूनर हल्के से नोट करती है। उसकी ब्राइट आंखें स्लाइड होकर जाती हैं जियान के पीछे। वहाँ पे काइलिन खड़ी हुई थी। हम उसकी आंखों में अजीब सी फ्लक्चुएशन को देख सकते हैं। वो स्टोन स्टेज यहाँ पे लगातार नॉइजेस की आवाज आ रही होती है। इस समय वो काफी क्वाइट हो जाता है। सभी की आंखें जियान के ऊपर इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन जियान जो कि सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो इन सभी को देख के बस एक स्माइल
स्माइली पास करता है। वो फंग चिंगर की तरफ फूटी आंखों से भी नहीं देखता। वो बस पीछे मुड़ के अपने ग्रुप से बोलता है, ये तो बस एक नॉइजी गर्ल है, इसके बारे में तुम सब भी चिंता मत करो। ये कहने के बाद उसका पैर आगे बढ़ा था। वो स्टेज पे ऊपर जाने लगता है। जब जियान के शब्द फंग चिंगर के कानों में एंटर करते हैं, उसके चेहरे पे फ्यूरी फ्लैश होती है। उसकी दोनों आंखें अनयूजुअली कोल्ड थी। वो अपने हाथों को वेव करती है। एक कलरफुल एनर्जी का पिलर लाइटिंग स्पीड से हवा को चीर देता है और रूथलेस तरीके से जियान की तरफ शूट हो गया था। फंग चिंगर के अटैक को सेंस करके जियान के बढ़ते हुए कदम वहीं पर रुक जाते हैं। उसका लेफ्ट हैंड आगे बढ़ता है। ये सीधा उस लाइट पिलर को ग्रैब कर रहा था। एट द सेम टाइम एक बहुत ही फ्राइटनिंग फ्लेम अपीयर होती है। ये कई पहने पहने धागों में ट्रांसफॉर्म होके उस पिलर के थ्रू फंग चिंगर की तरफ आगे बढ़ गई थी। इस फ्लेम को देख के फंग चिंगर की आंखें आइसी कोल्ड हो जाती हैं। वो जियान की हेवली फ्लेम की पावर अच्छे से जानती थी। इस वजह से वो अपने हाथ को पीछे लेती है। उसका पिलर से कनेक्शन टूट गया था। साथ में उसकी बॉडी से एक वास्ट और माइटी ऑरा जो कि एंशिएंट टाइम को एक्सपीरियंस कर चुका है, वो सीधा रिलीज होता है। सभी के कानों में एक भयानक सी फिनिक्स क्राई की आवाज जाती है। फंग चिंगर के ऑरे को सेंस करके जियान थोड़ा सा शॉक हो गया था। वो कहता है, ये फीलिंग ये तो उस एंशिएंट हेवन फिनिक्स जैसी है। जब जियान उस दोशेंग के रिमेन्स में गया था तो वहाँ पे उसका ग्रुप ऐसी जगह पे एंटर करता है जहाँ पे बहुत समय पहले एक एंशिएंट हेवन फिनिक्स और वर्ल्ड ड्रैगन के बीच में फाइट हुई थी। उस एंशिएंट हेवन फिनिक्स का ऑरा इस ऑरा से काफी सिमिलर था। हालांकि जियान को ये पता नहीं होता कि ऑरा यहाँ पे क्यों अपीयर हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात बिल्कुल सर्टेन थी। फंग चिंगर की स्ट्रेंथ जिस वजह से राइज हुई है वो डेफिनेटली वही एंशिएंट हेवन फिनिक्स की वजह से। फंग चिंगर जियान को इस तरीके से देख रही होती है जैसे इन दोनों के बीच में न जाने कितने जन्मों की दुश्मनी है। वो कहती, जियान जो दर्द मैंने तुम्हारी वजह से सहा है, आज तुम उसकी कीमत अपनी जान दे के चुकाओगे। अगर जियान की टोली ने ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को स्नैच नहीं किया होता तो फिर वापस लौटने के बाद उसकी ग्रुप ऐसी हार्श पनिशमेंट का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छी बात है कि वो जिस हेवन फिनिक्स की कॉर्प्स को वापस लेके गए थे उसमें हेवन फिनिक्स एसेंस ब्लड का ट्रेस मिल गया, लेकिन वो एसेंस ब्लड बहुत ही वीक होता है। यही रीजन था जिसकी वजह से हेवन डिवन फिनिक्स टाइप ने डिसाइड किया कि प्योर हेवन फिनिक्स ब्लड एसेंस को हासिल करने के लिए वो सीधा हड्डियों को फोर्सफुली इम्प्लांट करेंगे। वो हड्डियां जिनके अंदर हेवन फिनिक्स एसेंस ब्लड छिपा हुआ होता है उन्हें सीधा क्लैन की मेंबर की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया गया है। लेकिन ऐसी ट्रांसप्लांट प्रोसेस में उस व्यक्ति को बहुत ही खतरनाक पेन का सामना करना पड़ता है। हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के अंदर ऐसे 10 लोग होते हैं जिनके साथ ही बोन ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। इनमें से बस 2 ही लोग सक्सेसफुल रहे और इन 2 में से एक फंग चिंगर होती है। बाकी वो 8 लोग जो कि फेल हो गए उन सभी की मौत हो गई। फंग चिंगर को ऐसे मनचाहे अटैक करते हुए देख जियान के पीछे कालिन और बाकियों की आंखें ऐसी कोल्ड हो जाती हैं। इन सभी की बॉडी में से दुई की रिलीज हुई थी। इन सभी की आंखें कोल्ड तरीके से देखती है फंग चिंगर को। दुई की इन सभी के हाथ में इकट्ठी हो जाती है। जब कालिन का ग्रुप अपनी दुई को रिलीज करता है फंग चिंगर के पीछे से एक वॉइस ट्रांसमिट होती है। सभी का ध्यान जाता है एक व्हाइट रोड मैन की तरफ। सरप्राइजिंगली इसकी आंखों के जो पीपल्स थे उनका कलर काफी रेयर था। ये बहुत ही अजीब लगते हैं। वो बंदा कहता है, तो तुम जियान हो क्योंकि चिंगा तुमसे स्पार करना चाहती है, तुम्हें उसके साथ अकेले ही फाइट करनी चाहिए, बाकी लोगों को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है वरना तुम्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जब ये रंग बिरंगी आंखों वाला बंदा बोलता है हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के 10-12 एक्सपर्ट्स जियान के ग्रुप को काफी अनफ्रेंडली तरीके से देखते हैं। क्लियरली अगर जियान डिसएग्री करता है तो वो तुरंत ही हमला करना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे इस बंदे के मुंह से आवाज बाहर आई थी एक और डायरेक्शन से एक और आवाज सुनाई देती है। ये आवाज भी सिमिलरली काम थी। वो आवाज कहती है, शायद सफर करने वाला तुम्हारा ग्रुप होगा, राइट। इस वॉइस को सुन के हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब को वो बंदा स्टार्टल हो गया था। उसकी आंखें देखती है उस वॉइस के सोर्स की तरफ। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो कहते हैं, गुचिंग क्या तुम्हारा ग्रुप बीच में इंटरवीन करना चाहता है। ये सुन के गुचिंग हल्के से हंसने लगता है। वो कहता है, हाँ अगर 1-on-1 फाइट की बात है तो हम नेचुरली इंटरवीन नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई अपने नंबर्स का यूज करके दूसरों को बुली करना चाहता है तो मैं इस चीज को सह नहीं सकता हूँ। ये कहने के बाद गुचिंग की आंखें ध्यान जाता है जियान की तरफ। वो हल्के से नोट कर देता है। गुची आंखें से फ्रेंडली एक्शन को देख के जियान भी स्माइल को रिटर्न करता है, लेकिन उसकी आंखें लगातार जुनर को देख रही थी। ये हेवन डिवन फिनिक्स टाइप कोई ऑर्डिनरी फैक्शन नहीं है। भले ही गूक्लैन बहुत ही पावरफुल हो लेकिन वो भी इनसे फालतू में क्लैश नहीं करना चाहेंगे। गूक्लैन का बीच में इंटरवीन करने का रीजन बस जुनर है। जब जुनर जियान की नजरें अपने ऊपर सेंस करती है उसके चेहरे पे एक स्वीट सी स्माइल आती है। जब कई लोग इस छोटी स्माइल को देखते हैं इन सभी को परमानंद का अनुभव हो गया था। वो कलरफुल आंखों वाला बंदा एक मोमेंट के लिए गुचिंगांग को देखता रहता है। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान और गूक्लैन के बीच में ऐसा डीप रिलेशनशिप होगा, लेकिन वो भी एक चालाक लोमड़ी है। आई मीन चालाक फिनिक्स है। वो तुरंत ही अपने सर को घुमा के स्माइल के साथ बोलता है, हाँ अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें ट्राई करने देंगे। जब इस बंदे की बात फंग चिंगर सुनती है वो तुरंत ही नोट कर देती है। उसकी आंखें कोड तरीके से देखती है जियान को। वो चिल्ला के बोलती है, जियान क्या तुम्हारे पास हिम्मत है कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। जियान के चेहरे पे मुस्कान थी। वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है जिससे पीछे आने वाला ग्रुप वहीं पे रुक गया था। यहाँ पे इकट्ठे होने वाले मैक्सिमम लोग जियान से बहुत ही अनफेमिलियर होते हैं। इस वजह से वो उन सभी की आंखों में एक ग्लोटिंग एक्सप्रेशन को देख सकता था। आखिरकार उसका टारगेट बोधिसत्व एंशिएंट ट्री है और सिमिलरली उसी की तरह यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग
इकट्ठे हो चुके हैं। जहाँ पे इतने सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हों, अपनी स्ट्रेंथ को दिखा के इन्हें डराना जरूरी है। नेचुरली जियान अपने कदमों को पीछे नहीं ले सकता। वो आगे बढ़ के बोलता है जैसी तुम्हारी इच्छा। भले उसके चेहरे पर भी स्माइल दिखाई दे रही हो, लेकिन उसकी आंखें डेंजरस तरीके से चिल्ली हो गई थी। हालांकि उसे फंक्शनर की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ की पूरी कहानी मालूम नहीं होती, लेकिन जियान उसे कई कदम पीछे छोड़ चुका है। भले उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी हो, लेकिन तभी वो बस एक 3 चेंज पीक दोजन है। भले ही बाकी के 9 स्टार दोजन एक्सपर्ट्स के लिए ऐसे एक्सपर्ट को हराना मुश्किल हो, लेकिन इस जियान के लिए कुछ भी नहीं था। जियान को आगे बढ़ती हुई देख फंक्शनर के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। जैसे वो अपने पैरों को जमीन में पटकती है, कलरफुल सिल्क चारों तरफ शूट हो गए थे। जो भी पतला सा सिल्की क्लोथ आगे बढ़ रहा होता है, ये लगातार हवा को चीरता जा रहा था। ये तुरंत ही जियान के सॉफ्ट रेडियस को कवर कर लेता है। अब उसके पास वापस लौटने की कोई जगह नहीं है। दोबारा से इस कलरफुल सिल्क को देख के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहते हैं अभी तुम वो पुरानी ट्रिक से ही खेल रही हो। भले ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी हो, लेकिन तुम्हारे इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तुम बस उस भिखारी की तरह हो जिसे कोई खजाना मिल गया हो। एक एक कदम के साथ जियान आगे बढ़ने लगा था। डेंस फ्लेम उसकी बॉडी से बाहर आती है। इसने जियान की बॉडी को रैप कर लिया था। कोई भी सिल्क जो कि जियान की तरफ शूट होता था, हम देखते हैं वो बस 5 फीट तक आगे बढ़ पा रहा है। एंड में जाके वो जल के राख हो जाया करते थे। सभी लोग जियान को फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। उसके चलने की स्टाइल काफी रिलैक्स्ड होती है, लेकिन अगर जियान के कंफर्टेबल मैनर से कंपेयर किया जाए तो फंक्शनर का ग्रुप गुस्से की वजह से ग्रीन था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बाद भी वो जियान के सामने बिल्कुल खतरा नहीं है। आखिर वो ऐसे ह्यूमिलेशन को कैसे सह सकती है। फंक्शनर चिल्ला के बोलती है हेवन फिनिक्स शैडो। उसकी बॉडी में से दुई के रिलीज होती है। आसमान में 1000 फुट बड़ा हेवन फिनिक्स इल्यूजनरी फिगर फॉर्म होता है। वेव आफ्टर वेव एंशिएंट प्रेशर फैलता है। जैसे ही बड़ा सा हेवन फिनिक्स इल्यूजनरी फिगर अपने दोनों विंग्स को फ्लैप करता है, इसके मुंह से फिनिक्स क्राई बाहर आती है। ये अपने फाइटिंग मोमेंटम को लेकर जियान की तरफ शूट हो गया था। ऐसे मोमेंटम को सेंस करके कईयों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इस इनॉर्मस हेवन फिनिक्स इल्यूजनरी फिगर की वजह से जियान के आगे बढ़ते हुए कदम फाइनली रुक जाते हैं। वो देखते हैं इस हेवन फिनिक्स को, जो कि उसकी आंखों में बड़ी होती जा रही है। अब वो अंदर से समझ चुका होता है कि फंक्शनर की ऐसी बड़ी हुई स्ट्रेंथ का लेना देना डेफिनेटली उस हेवन फिनिक्स के स्केलेटन से है। उस हेवन फिनिक्स इल्यूजनरी फिगर को जियान की बॉडी से 1000 फीट की दूरी पे पहुंचते हुए देख फंक्शनर के आंखों में नफरत और भी बढ़ जाती है। वो चिल्ला के बोलती है जियान डाई। इस समय अगर जियान डॉज करना भी जाता तब भी उसके पास ये मौका नहीं होता। लेकिन जब जियान फंक्शनर की कोल्ड आवाज सुनता है, उसके छोटे पास एक ग्रिन आती है। उसे देख के मालूम पड़ता है कि बिल्कुल भी डॉज करने की कोशिश नहीं कर रहा। हम बस जियान को अपने सिर को हिलाते हुए देखते हैं। एट द सेम टाइम उसकी उन काली आंखों में एक गोल्डन लाइट फ्लैश होती है। जैसे ही गोल्डन लाइट उसकी आंखों में फ्लैश हुई थी, हम स्क्वायर के ऊपर भी एक भयानक सी गोल्डन लाइट को इरप्ट होते हुए देखते हैं। ऐसे इंटेंस गोल्डन लाइट की वजह से कईयों की आंखें एकदम नैरो हो जाती हैं। उस गोल्डन लाइट के अंदर उस ह्यूमन फिगर को नहीं देख पा रहे थे। भले वो कुछ ना देख पाए, लेकिन स्क्वायर के ऊपर मौजूद लोग बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं होते। अब भी वो सभी आसमान में उस बड़े से हेवन फिनिक्स इल्यूजनरी फिगर को देख पा रहे थे, जो कि लगातार मैजेस्टिक एनर्जी को एमिट कर रहा है। वो सेंस करते हैं कि जहाँ पे जियान खड़ा हुआ होता है, इल्यूजनरी फिगर उस जगह से रूथलेसली कोलाइड हो गया है। जिस मोमेंट में कोलिजन होता है, बैंग साउंड के साथ पूरा स्क्वायर हिल जाता है। एक सर्कुलर शेप की पावरफुल रिपल फैलती है। कुछ एक्सपर्ट्स जो कि इसके पास होते हैं, हम उन्हें लगातार पीछे जाते हुए देखते हैं। इस वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी के फैलने के बाद सभी लोग फोर्सफुली अपनी आंखों को खोलते हैं। उन्हें सामने धूल मिट्टी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। एग्जैक्ट सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं थी। ऐसी डर्स को देख के कई लोग अपने सिर को हिलाते हैं। एक बंदा बोलता है घमंडी लड़के। ये लड़का इतना ज्यादा एरोगेंट था कि एक पीक दोजन के फुल फोर्स अटैक से टकराने के लिए चला गया। इसे सच में मौत की परवाह नहीं थी। फंक्शनर भी उसी स्पॉट को देख रही होती है जहाँ पे डस्ट फैली हुई है। अभी उसकी टेंस्ड बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। उसके नाक से हम्प वाली आवाज बाहर आती है, हाँ, जिसे स्नॉट करना बोलते हैं। जब से वो जियान से मिली है, ये पहली बार है जब वो ऐसा फील कर रही है। लेकिन फंक्शनर ने जस्ट नोट किया ही था, तभी वो डस्ट वाला ग्राउंड अचानक से ट्रेम्बल होता है। फ्राइटिंग स्पीड से गोल्डन लाइट बाहर आती है। ये गोल्डन लाइट बहुत ही ज्यादा ह्यूज थी, लेकिन एक इंस्टेंट के बाद ये फिर से एक छोटे से फिगर में ट्रांसफर हो जाती है। फाइनली सभी की स्टैंड आंखों के सामने वो फिगर किसी घोस्ट की तरह फंक्शनर के सामने अपीयर हो गया था। इस समय जियान के कपड़े भी फटे नहीं होते। जब फंक्शनर जियान को अपने सामने इस तरीके से प्रकट होते हुए देखती है, उसके चेहरे पे शॉक अपीयर हुआ था। इससे पहले वो रिएक्ट भी कर पाती, एक पाम अटैक उसकी आंखों में मैग्नीफाई हो रहा था। हमें एक बैम का साउंड सुनाई देता है। ये क्लियर स्लैप का साउंड पूरे स्टेज के ऊपर एको हो रहा था। सभी देखते हैं कि फंक्शनर की बॉडी लगातार जमीन से घसरती हुई पीछे जा रही है। 100 मीटर तक लगातार जमीन से रगड़ने के बाद ही जैसे तैसे उसकी बॉडी रुक पाती है। उसके उस पेटी से चेहरे पे अभी एक लाल रंग का क्लियर हैंडप्रिंट देखा जा सकता है। उसके होठों के किनारे से खून बह रहा होता है और उसकी आंखें डिसबिलीफ से भरी हुई थी। जियान की तमाची के पीछे इतनी फोर्स थी कि फंक्शनर का ये पे काम हो गया होता। जियान जमीन में पड़ी फंक्शनर को देखता है। उसकी आंखों में बिल्कुल इमोशन नहीं होते। वो एक इंडिफरेंट आवाज में कहता है, रिगार्डलेस तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहे कहीं से भी आती हो, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें बिलोंग नहीं करती। ये फालतू मेथड्स तुम्हारे काम नहीं आने वाले। जियान अपने दिल में इस बात को अच्छे से जानता था कि सिर्फ उसी स्ट्रेंथ पे रिलाई किया जा सकता है
जो कि ट्रेनिंग के द्वारा हासिल करी गई हो। इवन जब उसे शाओज़ान की इनहेरिटेंस भी मिली, उसने क्रेजी तरीके से अपनी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ाया, बल्कि जियान ने उस एनर्जी को पूरी सप्रेस करने की कोशिश करी थी। दूसरी तरफ फंगचिंगर ने वो हर एक कोशिश करी जिससे उसकी कल्टीवेशन राइज हो सके, लेकिन अंत में जाके ये बस एक अनऑर्थोडॉक्स मेथड है, वो कभी पीक तक नहीं पहुंच पाएगी। जब जियान की थप्पड़ में फंगचिंगर का बेब्लेड बना देता है, आसपास के दिखने वाले लोग ठंडी सांस भरते हैं। सच में इस लड़के को एक ब्यूटीफुल गर्ल को ट्रीट करना बिल्कुल नहीं आता। एक टर्की लौंडा बोलता है लड़का कितना वायलेंट है, अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मैं ऐसी ब्यूटी के ऊपर स्ट्राइक नहीं कर पाता। लेकिन जैसे नेले के ऊपर दयाला होता है, उसके साइड में एक और हवस का प्यासा खड़ा हुआ था। वो कहता है टिस्क टिस्क, ऐसी ब्यूटी को तो मैं सीक्रेटली बीट करना पसंद करूंगा, स्पेशली जब हम दोनों अकेले हों। इन सभी की हंसी की आवाजों को सुन के जियान रैंडमली अपने हाथ को घुमाता है। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। फंगचिंगर का पिछला अटैक क्लियरली जियान के पीछे था। ऐसे इंसान को जियान किसी औरत की तरह ट्रीट नहीं कर सकता है, वो क्लियरली एक एनिमी है और शुरुआत से अभी तक एनिमी चाहे कितनी ब्यूटीफुल हो, जियान बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाता। सीन शिफ्ट होता है हेवन फीनिक्स डीमन ट्राइब की तरफ। अभी उनके सारे मेंबर्स के साथ साथ वो रंग बिरंगी आंखों वाला बंदा भी स्टंड हो गया था। रिकवर होने के बाद सारे मेंबर्स फ्यूरियस हो जाते हैं। वो तुरंत ही खड़े होकर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन इससे पहले ये सभी अटैक कर पाते, वो कलर्ड पीपल वाला बंदा सभी को रोक लेता है। वो कहते तुम सभी रुक जाओ, फंगचिंगर उससे वीक है। फाइनली उसकी आंखें देखती हैं जियान को। वो सॉफ्ट आवाज में कहते तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। जियान भी इस कलर्ड पीपल वाले बंदे को देखता है। उसकी आंखों में एक रेडिक्यूल था। वो उसे डांटती हुई बोलता है अगर तुम फ्यूचर में किसी और की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाना चाहते हो तो ऐसा काम तुम्हें खुद ही करना चाहिए। ऐसी चीजों के लिए और से पूछना तुम्हें सच में शर्म आनी चाहिए। जियान की इस बात को सुन के वो बंदा हंस के बोलता है हाँ आज मुझे सीख मिल गई, अगली बार मैं पर्सनली एक्ट करूंगा। भले उसके चेहरे पे अनकंसर्न स्माइल हो, लेकिन उसकी उन कलरफुल आंखों में एक डेंजरस ग्लिंट होता है। ये देख के जियान के चेहरे पे भी ग्रिन आती है। वो कहता है किसी भी समय मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद उस बंदे को इग्नोर करता है। जियान पीछे मुड़ गया था। वो कालिनी के ग्रुप को लेके गूकलाइन की तरफ चला जाता है। जियान को इस तरीके से पीछे मुड़ती हुए देख उस कलर्ड पीपल वाले बंदे की चेहरे की स्माइल पूरी तरीके से गायब हो जाती है। उसके हाथ में जो जेड होता है अचानक से उसे तोड़ दिया गया था। जब गुहुआ जियान की टोली को अपनी तरफ आती हुई देखता है, वो हंस के जियान को एक थम्स अप देता है। गुहुआ हंस के बोलते हाँ तुम काफी रूथलेस हो, एक वुमन की पिटाई करती हुई मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। गुहुआ के शब्दों को सुन के जियान हेल्पलेस था, जिसके बाद पीछे गुचिंगांग की तरफ मुड़ के अपने दोनों हाथों को कव करता है। फाइनली उसकी नजरें जाती है जुन्नर के ऊपर। जियान की अटेंशन को पाने के बाद जुन्नर सॉफ्ट आवाज में हंस के बोलती है बिग ब्रदर जियान, इस बार तुम्हें आने में काफी देरी हो गई। अचानक से उसकी पिटी आंखें देखती है जियान के पीछे। वो कहती है बिग सिस्टर काइलिन है राइट, बिग ब्रदर जियान ने आपके बारे में कई बार बात करी है। जुन्नर के शब्दों को सुन के काइलिन स्टार्टल्ड हो जाती है। जामा एम्पायर में रहते समय शाओडिंग ने कई बार काइलिन को जियान और जुन्नर के रिलेशनशिप के बारे में बताया। ये जियान की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। अगर उसके और जियान के बीच में इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो जियान की वाइफ काइलिन नहीं बल्कि जुन्नर होती। और तो और काइलिन इस बात को अच्छे समझती थी कि जुन्नर जियान के दिल के काफी बड़े हिस्से को ऑक्यूपाई करती है। अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काइलिन जियान और जुन्नर की रिलेशनशिप के बीच में एक थर्ड पार्टी की तरह है। ऐसी एम्बेरसमेंट से भरी पोजीशन की वजह से काइलिन अंदर से थोड़ी सी अनईजी फील करती है, फिर भी वो जुन्नर की तरफ जेंटली नॉड कर देती है। इन दोनों औरतों को बात करती हुए देख जियान भी काफी एम्बेरस फील करता है। अब क्योंकि उसके पास कुछ भी कहने को नहीं होता, वो अपने ग्रुप को लेके बैठ जाता है। जियान के ग्रुप में अगर उसे और एल्डर चिंगचैंग को छोड़ दिया जाए तो फिर मैक्सिमम वुमन ही होती है। इनमें से फ्लावर सेक की कुछ एल्डर्स को छोड़ के सभी काफी ब्यूटीफुल दिखती हैं। इस वजह से गुयांग फाइनली डिस्कवर करता है कि माहौल थोड़ा सा अजीब हो गया है। जुन्नर के शब्दों को सुनने के बाद इन सभी की आंखें काइलिन को देखती हैं। इनके पास जियान से रिलेटेड काफी न्यूज होती है। थोड़ा सोच विचार करने के बाद गूकलाइन के लोगों को समझ में आ जाता है कि आखिर काइलिन है कौन। वो जियान को एकदम स्ट्रेंज तरीके से देखते हैं। क्या जियान सच में दोनों लेडीज को सेम टाइम में एंजॉय करना चाहता है? इनकी और जियान की रिलेशनशिप के बाद भी जब गूकलाइन के लोगों को ऐसी सिचुएशन के बारे में मालूम पड़ता है, वो अंदर से काफी हैवी फील करते हैं। आखिर गूकलाइन के अंदर जुन्नर की क्या पोजीशन है? अनगिनत क्लैन मेंबर्स की आंखों में जुन्नर एक गॉडेस है। अगर वो ये भी भूल जाए कि जुन्नर भी जियान को लाइक करती है, लेकिन जब वो इमेजिन करते हैं कि जियान की दोनों बाहों में दो ब्यूटीज होंगी, जेलेसी का आना काफी नॉर्मल था। खैर भले इन सभी के दिमाग में ये सभी विचार आ रहे हो, लेकिन कोई भी ने मुंह से बाहर नहीं निकालता, क्योंकि जुन्नर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रही है। इनके बीच में टांग अड़ाना बिल्कुल सही नहीं होगा। जब सभी एम्बेरस फील कर रहे होते हैं, जुन्नर काफी काम अपीयर होती है। जियान के पीछे खड़ी सभी लोगों को जुन्नर एकदम पोलाइट तरीके से ग्रीट करती है। लेकिन जब जुन्नर नाला निर्नान से फिर से मिलती है, दोनों की आंखें पॉज हो गई थी। लास्ट टाइम इन दोनों के बीच में मुलाकात तब हुई थी जब नाला निर्नान जियान से एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए आई होती है। तब नाला निर्नान हॉटी और एरोगेंट होती है, लेकिन पिछले समय की पॉलिशिंग की वजह से अब की नाला निर्नान पहले की तरह घमंडी नहीं रही है। जुन्नर की स्कैन कर रही आंखों के सामने नाला निर्नान अपने चेहरे पे कुछ भी शो नहीं करती। हाउएवर जैसे वो कुछ मेमोरीज को रिकॉल करती है, उसका चेहरा काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। जब वो एंगेजमेंट के इश्यू को रिजॉल्व करके वापस जा रही होती है, तब जुन्नर जो कि विंडो के पास में बैठी हुई थी
थी उसने कुछ शब्द कहे थे। तब जुनर एक कोल्ड इंडिफरेंट आवाज में बोलती है, लेडी नालन, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम फ्यूचर में अपने इस निर्णय के ऊपर रिग्रेट फील न करो। भले ही जुनर के सेंटेंस को 10 साल हो चुके हो, लेकिन नालन यारान को लगातार याद रहता है और तो उसके लिए डाउन कास्ट फील करने का रीजन ये होता है कि 10 साल बाद जुनर के वो शब्द बिल्कुल सही साबित हुए। आज वो अपने उन एक्शंस के ऊपर रिग्रेट करती है, लेकिन अब पछतावे कोई फायदा नहीं है। सभी से मेल मिलाप के बाद जुनर की आंखें जाती हैं जियान की तरफ। वो कहती है, बिग ब्रदर जियान, क्या आप भी इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में उस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की वजह से आए हो? जुनर की इस काम आवाज को सुन के जियान हल्के से नोट करता है। अंदर से उसकी इच्छा हो रही होती है कि वो जुनर से एक बार फिर से माफी मांगे। जुनर जितना ज्यादा अपने चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखाती, जियान के अंदर का गिल्ट उतना ही ज्यादा डीप होता जाता है। वो जानता था कि जुनर बिल्कुल नहीं चाहती कि इस मामले की वजह से उनके रिलेशनशिप में कोई परेशानी हो। जियान को नोट करते हुए देख जुनर एंशिएंट रीजन स्टेज के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। वो कहती है, अगर हम एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के डीपेस्ट पार्ट में एंटर करना चाहते हैं तो हमें नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ना होगा। एंशिएंट बोधिसत्व ट्री उस डायरेक्शन में है, लेकिन बोधिसत्व एंशिएंट ट्री तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे एक फेरोशियस बीस्ट आर्मी हमारा रास्ता रोकने के लिए तैयार है। इन बीस्ट ने पूरे डीप रीजन को सराउंड करके रखा है। अगर हम सच में एंटर करना चाहते हैं तो हमें इन फेरोशियस बीस्ट के समुद्र के बीच में से होके जाना होगा। जुनर कहती है, पिछले कुछ दिनों में एक ने के बाद सभी लोग ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उन फेरोशियस बीस्ट की ऐसी तादाद की वजह से इन सभी को विड्रॉ करना पड़ा। फेरोशियस बीस्ट आर्मी की संख्या ही सिर्फ खतरनाक नहीं है, बल्कि इनमें से कुछ इतने पावरफुल बीस्ट हैं जिनसे डील करना काफी डिफिकल्ट है। जुनर आसमान की तरफ देखती है। जब सूर्य की रोशनी उसके चेहरे पे गिरती है, उसके चेहरे की वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल आउटलाइन रिवील हुई थी। उसकी त्वचा के अंदर से एक जेड जैसी चमक बाहर आ रही थी। ये ब्यूटी किसी प्योर लोटस की तरह होती है। अगर इसे काइलिन की डिमोनिक ब्यूटी से कंपेयर किया जाए तो दोनों की चार्म एकदम अलग है। इस पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जियान को फाइनली अंडरस्टैंडिंग हुई थी। वो कहते तभी मैं कहूँ कि सभी की बॉडी में से रिच ब्लडी सैंड क्यों है। ये सभी एक्चुअली फेरोशियस बीस्ट आर्मी के ऊपर ट्राई मार चुके हैं। जुनर अपनी काली जुल्फों को पीछे करने के बाद बोलती है, अब बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी सभी को साथ में काम करने की आवश्यकता है, वरना हमें से कोई भी डीप रीजन में एंटर नहीं कर पाएगा। उसकी आंखें देखती थोड़ी दूरी पे, उसके चेहरे पे एक सीरियसनेस अपीयर होती है। जुनर उस स्पॉट की तरफ देखती हुई बोलती है, इस टेम्परेरी अलायंस को उस इंसान ने सजेस्ट किया था। बिग ब्रदर जियान, आपको उससे बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो होलो सोल का मेंबर है और तो ये इंसान हन क्लैन की यंग जनरेशन के उन दोनों मेंबर्स में से एक है, जिनमें से एक हन क्लैन का अगला चीफ बनने वाला है। इन शब्दों को सुन के जियान की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसकी आंखें देखती हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पे जुनर देख रही है। जियान की नजरें गई थी एक ब्लैक क्लोथ मैन पे। इस समय एक बंदा एक स्माइल के साथ किसी दूसरे फैक्शन के बंदे से बात कर रहा होता है। इस बंदे के बड़े बड़े काले बाल पीछे बिखरे हुए होते हैं। इसका चेहरा किसी जेड की तरह पेल दिखता है। ऐसा लगता है ये काफी जेंटल है। ऐसे इंसान को जब कोई पहली बार देखेगा तो पहला इंप्रेशन होगा कि इंसान काफी अच्छा होगा, लेकिन जब ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन किसी हॉलो सोल के मेंबर में से आए, जियान के दिल में से एक डेंजरस फीलिंग राइज होती है। जब कुछ समय पहले हेवन ड्यून फिनिक्स ट्राइब और जियान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था, ये ब्लैक क्लोथ मैन कुछ भी नहीं बोलता, ना ही वो जले पर नमक छिड़कता है। इस वजह से जियान ने भी इसे नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब जुनर इसकी आइडेंटिटी के बारे में बताती है, जियान के दिल की अलर्टनेस बढ़ जाती है। उसके और हन क्लैन के बीच में काफी कांटेक्ट हो चुका है। वो जानता था कि हन क्लैन बहुत ही मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल है। उनके सारे मेंबर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। भले इस बंदी की अपीयरेंस काफी फ्रेंडली हो, लेकिन प्रिसाइसली ऐसी स्माइल की वजह से इंसान और भी डेंजरस हो जाता है। जैसा कि अच्छी सी कहावत है कि काटने वाले कुत्ते भौंकते नहीं है, ये ब्लैक क्लोथ में उसी कैटेगरी में जाता है। और जिस तरीके से जुनर ने बोला, ये बंदा हन क्लैन की यंगर जनरेशन के उन दोनों लोगों में से एक है जो कि क्लैन का नेक्स्ट चीफ बनेगा। ये फैक्ट प्रूव करता है कि इस बंदे से डील करना इतना आसान नहीं होगा। हन्यावी हन क्लैन की यंगर जनरेशन का काफी स्ट्रॉन्ग मेंबर था, लेकिन जुनर उसे भी ऐसे एवेल्यूएट नहीं करती। जब जियान की आंखें इस ब्लैक क्लोथ मैन के ऊपर होती है, लगता है बंदे ने कुछ सेंस कर लिया है। वो वापस से जियान के चेहरे की तरफ देख के एक हल्की सी स्माइल को रिवील करता है। ऐसी फ्रेंडली स्माइल को देख के जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। जियान वापस से जुनर की तरफ मुड़ता है। वो नोट करके बोलता है, सच में काफी डेंजरस इंसान है। जुनर के चेहरे पे करियर सीरियसनेस थी। वो कहती है, इस इंसान का नाम है हन्यू। भले नाम थोड़ा सा फेमिनिन लग रहा हो, लेकिन वो डेफिनेटली एक मेल है। जैसी जानकारी हमने रिसीव करी है, हन क्लैन जैसे एंशिएंट क्लैन में कंपटीशन बहुत ही क्रूअल होता है। हारने वालों की हालत बहुत ही मिजरेबल हो जाती है। रूमर्स के हिसाब से जब से हन्यू ने जन्म लिया है, वो अभी तक कभी फेल नहीं हुआ। उसके सारे कंपटीटर्स मिट्टी में मिल चुके हैं। एडिशनली ये इंसान हन क्लैन की डिवाइन ब्लडलाइन को पोजेस करता है। जिस तरीके से जुनर इसके बारे में बात करती है, लगता है इस इंसान से डील करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लास्ट सेंटेंस को सुन
सुन के जियान की आईब्रो स्ट्रेच होती है। वो कहता है डिवाइन ब्लड लाइन। हाँ, तब ये हन्यू कभी फेल नहीं हुआ। ऐसी ब्लड लाइन उसके पोटेंशियल को बताती है। जब तक वो रैशनल डिसीजन लेता रहता है उसका फ्यूचर लिमिटलेस होगा। जब जुन्नर और जियान बात कर रहे होते हैं तभी गुचियांग बीच में इंटरप्ट करता है। वो एक हल्की सी डरी हुई आवाज में बोलता है, ये हन्यू हन क्लैन के बाकी के मेंबर से अलग है। जिस समय वो तुम्हें देखेंगे वो तुरंत ही तुम्हें चबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंसान एकदम फ्रेंडली नजर आता है। लेकिन इसकी हड्डियां भी डार्क और रूथलेसनेस से भरी हुई हैं। जियान स्लोली नोट करता है। अब उसने अपने दिल में इस हन्यू को काफी डेंजरस पोजीशन में रख दिया है। अगर उसे चांस मिलता है तो जियान इस इंसान को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में खत्म कर देगा। इन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। दोनों के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। और अगर ऐसी बात है तो जियान को अपने क्लियर इंटेंट को बिल्कुल रिड्यूस नहीं करना है। पहले एक्ट करने वाला एडवांटेज में रहता है, वहीं पे लास्ट एक्शन लेने वाला सफर करता है। जियान इस लॉजिक को अच्छे से जानता था। जियान एक बार फिर से चारों तरफ देखता है। उसके आसपास हजारों लोग मौजूद थे, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने वाला कोई भी ऑर्डिनरी नहीं है। इस लाइनअप को सच में टेरिफाइंग बोला जा सकता है। जियान कहता है कि इस बार हम बीस्ट टाइड के ऊपर फुल स्केल की असॉल्ट को लॉन्च करने वाले हैं। जुन्नर नोट करती है। वो कहती है एक बार यहाँ पे मौजूद लोग अच्छे से अरेंज हो जाते हैं हम बीस्ट टाइड के ऊपर हमला कर देंगे, वरना कोई फैक्शन सिर्फ अपनी स्टैंड पर रिलाई करते हुए डीप रीजन में एंटर नहीं कर सकता। बीस्ट आर्मी के नंबर्स कुछ ज्यादा ही फ्राइटनिंग है। उस समय हमारी पार्टीज को इकट्ठा रहना होगा। हमारे पास जितने ज्यादा लोग होते हैं हम उतने ही सेफ रहेंगे। ऑफ कोर्स जुन्नर की बात से जियान एग्री करता था। वो जस्ट कुछ बोलने वाला होता है तब स्क्वायर में एक आवाज गूंजती है। जियान इस आवाज के सोर्स को देखता है। ये आवाज उस हन्यू से आ रही थी। हन्यू कहते हैं आप सभी को पता ही होगा कि हमारी सिचुएशन कैसी है। हमारा टारगेट एंशिएंट बोधिसत्व ट्री एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में। उस जगह पे पहुंचने के बाद हमारे बीच में रिश्ते कैसे रहने वाले हैं इसके बारे में अभी सोचने का समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद किसी भी सिंगल फैक्शन के पास वो पावर नहीं है कि वो इस बीस्ट टाइड को अकेले क्रॉस कर सके। इसकी आवाज बहुत ही कन्विंसिंग लगती है। अगर कोई इस इंसान की आइडेंटिटी के बारे में न जानता हो तो वो समझेगा कि हन्यू का कैरेक्टर बहुत शानदार है। हन्यू फिर से बोलते हैं हमारा सिर्फ एक ही चांस है, हमें इकट्ठे होकर एक अलायंस को फॉर्म करना होगा। हम एक बड़े से एरो की तरह एक्ट करेंगे जो कि इस बीस्ट टाइड को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा। हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर रिलाई करने के बाद ही इस बीस्ट वेव को चीर सकते हैं, अदरवाइज बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की कोई होप नहीं है। हमारी इस अलायंस में कोई भी सीनियरिटी या फिर रैंकिंग नहीं होगी। इस वजह से कोई भी किसी को ऑर्डर्स नहीं देने वाला। इस वजह से आपको एक्सप्लॉयटेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मौजूद होगी तो म्यूचुअल सपोर्ट। ऑफ कोर्स जो भी मुझे बिलीव नहीं करता वो पीछे रह सकता है। मैं किसी को कंटिन्यू करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन जो भी पीछे रह जाता है उसे खाली हाथ वापस लौटना होगा। हन्यू के शब्दों को सुनने के बाद एक साइलेंस अपीयर हो गया था। कुछ समय के बाद कई लोग नोट करना शुरू कर देते हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन हन्यू का एक सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मौजूद किसी फैक्शन के पास वो पावर नहीं है कि वो सिर्फ अपने ऊपर रिलाई करके इस बीस्ट टाइड को क्रॉस कर सके। डीपेस्ट पार्ट में पहुंचने के लिए बस एक ही रास्ता है, सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। जब सभी के दिमागों में अलग अलग विचार आ रहे होते हैं, हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब का वो कलरफुल पीपल वाला बंदा एक स्माइल के साथ बोलता है ब्रदर हन्यू आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस अटेम्प्ट में हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब आपका साथ देगी। इस कलरफुल पीपल वाले बंदे की आवाज को सुन के हन्यू तुरंत ही अपने हाथों को कप करता है। वो कहते हैं हाँ अगर ऐसी बात है तो ब्रदर जियोफेंग आपका धन्यवाद। लगता है इस कलरफुल पीपल वाले बंदे की बात ने कई लोगों को कन्विंस कर दिया है। कुछ लोग तुरंत ही एग्री करना शुरू कर देते हैं। नोट करने का सिलसिला किसी वेव की तरह लगातार फैलता रहता है। एक के बाद एक एक्सपर्ट्स एग्री करते जा रहे थे। एक बंदा कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे यहाँ पे बने रहने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, साथ में इसे अटेम्प्ट करना ही सही होगा। जियान हल्के से उस कलरफुल पीपल वाले बंदे को देखता है। जियान कहता है ये बंदा भी ऑर्डिनरी नहीं लगता। ये सुन के गुचियांग की आंखें भी उस कलरफुल आंखों वाले बंदे को देखती हैं। वो हंस के बोलते हैं हाँ इसका नाम जूफेंग है। मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में इसकी रेपुटेशन ऑलरेडी काफी अच्छी हो चुकी है। ये पहले से डिसाइड किया जा चुका है कि हेवन डीमन फिनिक्स टाइप का नेक्स्ट लीडर ये जूफेंग ही होगा। इसके स्पेशल चीज मेथड की वजह से इसकी आंखें कलरफुल हो गई हैं। इसकी मैक्सिमम दोस्त की आंखों के ऊपर बेस्ड है। इनसे डील करना काफी डिफिकल्ट होता है। जियान नोट करता है शायद यही रीजन है जिसकी वजह से हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के लोग बिना पूछे इसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। इसे पहले से नेक्स्ट ट्राइबल चीफ के लिए चूज कर लिया गया है। जब मैक्सिमम लोग बीस्ट टाइड के ऊपर साथ में हमला करने का डिसीजन ले लेते हैं, हन्यू के उस जेड जैसे चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो कहते हैं अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो चलो हम जल्दी से मूव करते हैं। इस समय दोपहर हो चुकी है। यही वो समय होता है जब फ्यूरियस बीस्ट सबसे लेजी होते हैं। सीन वापस जूनर की तरफ शिफ्ट हुआ था। जूनर कहती चलो हम भी मूव करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब हम बीस्ट टाइड के ऊपर हमला बोल रहे होंगे आप सभी को केयरफुल रहना है। हालांकि भले ही हम साथ में मिल गए हो, लेकिन हमारे सक्सेसफुल होने की बस 10% चांसेस हैं। इस सक्सेस रेट के बारे में वो हन्यू जूफेंग भी अच्छे से जानते होंगे। वो बस सभी का यूज करके बीस्ट टाइड के सबसे डीपेस्ट रीजन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय वो अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए सिचुएशन का फायदा उठा पाएंगे, जिससे वो डीपेस्ट रीजन में एंटर कर सके। बचे रह जाने वाले मैक्सिमम लोग उन फिरोशियस
फिरोशियस बीस्ट का खाना बन जाएंगे। लगता है इन सभी ने एंशिएंट बेसन रीजन को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया है। जुन्नर की पूरी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जियान का दिल एकदम ट्रेम्बल हो जाता है। वो कहते हैं इतने सारे लोगों के बाद भी हम बीस्ट टाइड को पार नहीं कर सकते। यहाँ पे एलिट दोजोंग्स के नंबर 100 से ज्यादा हो चुके होंगे। वहीं पे एलिट दोजोंग्स की तो बात ही छोड़ो, अगर ऐसी लाइनअप भी बीस्ट टाइड को नहीं तोड़ सकती तो फिर वो फिरोशियस बीस्ट आर्मी कितनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। जब जियान अपने दिल में शौक फील कर रहा होता है, स्क्वायर के ऊपर खड़े कई लोग मूव करना शुरू कर दिए थे। ये सभी आसमान में जाके सस्पेंड हो जाते हैं। लोगों के ऐसे नंबर्स की वजह से देखने से ऐसा लगता है जैसे घने से बादल ने आसमान को कवर कर लिया हो। इन्फेक्शंस को मूव करते हुए देख जियान भी डिले नहीं करता। एक बार सभी की तरफ नोट करने के बाद वो भी आसमान में राइज होने लगा था। उसका ग्रुप भी उसे फॉलो करता है। ये सभी एक बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं। बिना किसी के ध्यान को अट्रैक्ट करे हुए आसमान में खड़ा हनी जियान के ग्रुप को देखता है, जिसके बाद उन लोगों को देखता है जो भी स्क्वायर पे खड़े रह गए हैं। फाइनली वो एक तेज आवाज में बोलता है, एवरीवन चलो हम मूव करते हैं। उसका फिगर हवा को चीरती हुई नॉर्दर्न स्काई की तरफ चला गया था। उसके पीछे पूरी सेना जाती है। इस समय ऐसा लगता है जैसे आसमान भी ट्रेम्बल हो रहा हो। इस बड़ी सी सेना में जियान का ग्रुप भी मिक्स्ड होता है। वो फालतू में सामने की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। जल्दी एक्शन लेने वालों की एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी और सबसे आगे वाले जल्दी मरेंगे। इतने एक्सपर्ट्स की सेना एक बड़ी काले बादल की तरह लाइटिंग स्पीड में आगे बढ़ती है। 10 मिनट के अंदर ही 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया गया था। जब ये बड़ा सा ग्रुप हरे भरे पहाड़ों के ऊपर से उड़ जाता है, सभी की आंखों के सामने प्लेन जमीन अपीयर होती है। जब जियान क्राउड के ऊपर जाके सामने के ब्लैक प्लेन्स को देखता है, उसने तुरंत ही ठंडी सांस भरी थी। जैसे आसमान को काले बादलों ने कवर करके रखा होता है, जमीन पे उससे ज्यादा फिरोशियस बीस्ट होते हैं। ये सभी फिरोशियस बीस्ट इतने क्लोज खड़े होते हैं, ऐसा लगता है जैसे सामने एक लाल रंग के खून से भरा एक समंदर हो। उन बीस्ट की वॉयलेंस से भरी रोज की आवाजें आसमान में थंडर की तरह गूंजती हैं। ऐसे सीन को देख के जियान कहता है कि सच में एंशिएंट वेस्टर्न रीजन की बीस्ट टाइड इतनी ज्यादा फाइटिंग होती है। फाइनली अब उसे समझ में आ रहा था कि जुन्नर ने ऐसा क्यों बोला कि इतने सारे एक्सपर्ट्स के साथ में काम करने के बाद भी उनके बीस्ट टाइड को क्रॉस करने के चांसेस बहुत लो हैं। अगर इस बीस्ट टाइड से कंपेयर किया जाए तो इनका ग्रुप एक समंदर में छोटी सी बूंद के बराबर है। फाइनली जियान इस एंडलेस बीस्ट टाइड के पीछे के एरिया को स्कैन करने की कोशिश करता है। वो जगह डार्क थी। वो कहता है क्या इस बीस्ट टाइड के पीछे वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री है? अब एक्चुअली में इसका आंसर क्या है ये आपको कुछ ही एपिसोड्स में मालूम पड़ जाएगा। हम अपने इस पार्ट के एंड तक आ गए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में इंसानों का ये बड़ा सा ग्रुप उस फिरोशियस बीस्ट आर्मी के ऊपर हमला बोल रहा होगा। भले इस एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में सिर्फ 200 लेवल के एक्सपर्ट्स ही दिखाई दिए हो, लेकिन अगले पार्ट में एक नहीं बल्कि 5 बेंचेंग दिखाई देंगे। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को ऑन करके रखना, जिससे जैसे नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होता है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपको इस पार्ट में कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। हम इसका लाइक टारगेट रखते हैं 11.5K का। मुझे नहीं पता ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स को रिलीज टाइम से पहले देखना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप्स आपके लिए ओपन है। ऐसा करने से आपको अर्ली एक्सेस जैसे फीचर के साथ साथ और भी कई फीचर्स एंजॉय कर पाओगे। ऑफ कोर्स ऐसा करने से आप हमारी हेल गार्डन फैमिली की ग्रोथ में एक कंट्रीब्यूटर का रोल निभा रहे होगे। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा। यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। चलो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया था तो उसे लेफ्ट में क्लिक करके देख लो। नेक्स्ट एपिसोड के रिलीज होते ही मैं आपके लिए उसे राइट साइड में अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक के लिए मजे करो। टाटा बाय बाय।